नमस्कार। आइए आज हम पॉलिटिकल जियोग्राफी राजनीतिक भूगोल की श्रृंखला में जियो ग्लोबल स्टैटिस्टिक व्यू क्या कहते हैं कि विश्व सामरिक दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने अपनी अपनी क्या विश्व मतलब कि ग्लोबल स्टैटिस्टिक व्यू क्या क्या लोग ने दिया है। तो ओशियन पावर एटी महान ने दिया है, हडलैंड जो थ्योरी थी वो मैकेंडर की है, रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन की है और एयर पावर के लिए शेरस्की ने दिया था। ठीक, इनको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एटी महान का ओशियन पावर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो एटी महान यूएसए के नेवी ऑफिसर थे, इसलिए इन्होंने ओशियन पे ज़्यादा फोकस मारा था कि नेवी के ऑफिसर थे तो कहने का था ना कि वो नेवी से रिलेटेड थे, तो उन्होंने ओशियन पे कहते थे जो ओशियन पे विजय करेगा मतलब कि पोर्ट पे ज़्यादा फोकस मारते थे। तो इन्होंने कहा थी कंट्रोल द सी रूट, जो सी रूट को कंट्रोल करेगा वही वर्ल्ड पावर कहलाएगा। ठीक है, वही देश वर्ल्ड के पावर में रहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी बुक थी द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी पावर अपॉन हिस्ट्री, जो कि कब आई थी, पब्लिक हुई थी 1890 में। ठीक है, दूसरी बुक है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड यूरोप 1892 में। फिर इनकी तीसरी बुक आती है द लाइफ ऑफ द नेशन 1897 में। फिर इनकी आती है द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिका इन द सी पावर, क्योंकि अमेरिका में थे तो इनकी जो थ्योरी थी ओशियन पावर वो कहते हैं कि अमेरिका के मतलब कि राष्ट्रपति उस समय जो थे वो इंटरेस्टेड थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा द इंटरेस्टेड ऑफ अमेरिका इन सी पावर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब हम हडलैंड की थ्योरी पढ़ते हैं, मैकेंडर की हडलैंड थ्योरी। ठीक है, मैकेंडर की जो हडलैंड थ्योरी, एच.जे. मैकेंडर जो कि ब्रिटिश जियोग्राफर थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इनका जो रिसर्च पेपर था मतलब कि कहते हैं कि रिसर्च पेपर कहते हैं या फिर जियोग्राफिकल जर्नल जो था, जनरल शोध पत्र था, पहला इनका आता है जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो कि 1904 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में इन्होंने पार्ट एरिया धुरी क्षेत्र की बात की जिसे वर्ल्ड आइसलैंड भी कहते हैं और एशियल रीजन भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसी रिसर्च पेपर को क्या कहते हैं कि मॉडिफाई करके संशोधन करके डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी दिया 1990 में। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं हेडलैंड वर्ड को जोड़ा, जो हेडलैंड शब्द है जो उनकी थ्योरी है ना हेडलैंड, वो हेडलैंड वर्ड जो है इसी थ्योरी में इन्होंने जोड़ा था। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें जब उन्होंने जोड़ा तो जो पॉइंट एरिया था उसमें कुछ ऐड किए, जैसे बाल्टिक सी, डेन्यूब रिवर, ब्लैक सी, तुर्की, तिब्बत और मंगोलिया जैसे रीजन को और जोड़ा इस हेडलैंड रीजन में। तो उन्होंने मार्केटर प्रक्षेप मतलब मार्केटर प्रोजेक्शन का यूज करके 15 वर्ष बाद 1919 में डेमोक्रेटिक आइडिया रियलिटी दिया। इसी में इन्होंने क्या कहते हैं कि हडलैंड, इसी में इन्होंने सर्वप्रथम हडलैंड क्या कहते हैं कि हडलैंड शब्द का प्रयोग किया और इसमें इन्होंने क्या कहते हैं कि नवीन क्षेत्र जोड़े, जैसे मध्य निचले डेन्यूब में बताया ना, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया, इसमें सम्मिलित किए। और इसी में इन्होंने कहा कि इसी में इनका कथन था कि अपना विचार दिया कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल मतलब हडलैंड को नियंत्रित करता है, जो हडलैंड पर शासन करता है वह वर्ल्ड आइसलैंड पर नियंत्रित करता है, जो वर्ल्ड आइसलैंड पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है। यही है इनका बहुत इंपॉर्टेंट, हु रूल ईस्ट यूरोप, जो ईस्ट यूरोप पे शासन करता है कमांड द हेडलैंड, हु रूल हेडलैंड कमांड द वर्ल्ड आइसलैंड, हु रूल द वर्ल्ड आइसलैंड कमांड द वर्ल्ड। ये इनका स्टेटमेंट है। इसी थ्योरी में जब जोड़ने के बाद ये अपना स्टेटमेंट देते हैं। फिर इसी को फिर संशोधन करके द राउंड ऑफ द वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस 1943 में अपनी एक बुक देते हैं। ठीक है, अब इनकी जो बुक है जैसे ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी दिया था 1902 में, क्योंकि ब्रिटेन के थे तो इन्होंने ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी दिया। फिर नेशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड 1924 में दिया। मैकेंडर ने अपने मैप में वर्ल्ड लैंड में एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसी इन्होंने पार्ट एरिया, फिर इनर या मार्जिनल क्वेश्चन या आउटर क्वेश्चन कहा। कहने का अर्थ है मैकेंडर ने अपने मानचित्र मैप में आधार या पॉइंट एरिया के पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं इनर और मार्जिनल रीजन कहा। एक पॉइंट एरिया हो गया, फिर इनर मार्जिन, और इसी इनर रीजन में आपका भारत आता है। ठीक है, इसमें प्रमुख है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन। ठीक, उसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र को चारों तरफ की और मतलब इनर के बाद वाला इसे आउटर और इनसुलर का कहते हैं कि क्रिसेंट कहा। इसे आप ऐसे इसमें समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका पॉइंट एरिया हो गया, आधार क्षेत्र। इसके बाद इन्होंने इनर या सीमावर्ती क्षेत्र कहा, इनर क्रिसेंट का, ये किनारे वाला इनर क्रिसेंट को इन्होंने एम्फी स्टेट कहा, एम्फीबियन स्टेट। एम्फीबियन जैसे मेढक नहीं होता जो जल और थल दोनों में रहता है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जो कि जल से भी जुड़े हुए हैं और थल से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे एम्फीबियन मतलब क्या कहते हैं एम्फीबियन स्टेट कहा, एम्फीबियन उभयचर वाला। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने आउटर क्रिसेंट कहा, बाहर वाला आउटर क्रिसेंट। ठीक, आउटर क्रिसेंट में इन्होंने ब्रिटेन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ये सभी क्षेत्र कहते हैं कि समुद्र के पृथक थे। इन्होंने आउटर क्रिसेंट की बात की। अब हम रिमलैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमलैंड, जो कि निकोलस स्पाइकमैन ने दिया था, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, अमेरिका के ये थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो रिमलैंड थ्योरी थी वो हडलैंड की थ्योरी के विरोध में ही आई थी। ठीक है, तो रिमलैंड जो है एक परिधि स्थल है, तो जैसे हडलैंड थ्योरी में इनर और मार्जिनल क्वेश्चन था, उसी को इन्होंने रिमलैंड कहा, समुद्री मार्ग से घिरा हुआ क्षेत्र को इन्होंने रिमलैंड कहा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनका पॉइंट एरिया था उसके बाद इन्होंने इनर क्रिसेंट कहा ना, इनर आंतरिक सीमावर्ती क्षेत्र इनर क्रिसेंट, इसी इनर क्रिसेंट को उन्होंने रिमलैंड कहा। ठीक है, रिमलैंड कहा, जो कि क्या कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माना रिमलैंड को। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा
इनके जो थे समुद्री मार्गों से घिरा हुआ था, जो एम्फीबियन स्टेट मैंने नहीं बताया था, उसी को कहते हैं कि जो हर्डलैंड थ्योरी में इनर और मार्जिनल क्रिएशन था, उसी को इन्होंने रिमलैंड का परिधि स्थल कहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र इन्होंने माना। ठीक, इनकी बुक थी द जियोग्राफी ऑफ पीस, मतलब शांति का भूगोल, जिसमें 1944 में आई थी। इनका स्टेटमेंट है, हु कंट्रोल द रिमलैंड रूल द यूरेशिया, हु रूल यूरेशिया कंट्रोल द डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसे आप ऐसे समझिए, देखिए मैकेंडर का था ना हु रूल द यूरोप वाला, उसी तरह से इन्होंने कहा जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने माना, ये वाला किनारा। ठीक है, ये वाला किनारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु कंट्रोल द रिमलैंड रूल यूरेशिया, हु रूल यूरेशिया कंट्रोल द डिस्टिंग्निज ऑफ द वर्ल्ड। ये एनजे स्पाइकमैन का था, निकोलस जे स्पाइकमैन। अब हम हर्डलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी को शॉर्ट में कह सकते हैं कि बांट के समझने चाहते हैं। तो हर्डलैंड जो थ्योरी थी बेस्ड ऑन द लैंड पावर, वह भूमि स्तर पर ज्यादा प्रभाव डालती थी कि उनकी जो थ्योरी थी वो आधारित थी लैंड पावर पे, और जो रिमलैंड थ्योरी थी बेस्ड ऑन द सी पावर, क्योंकि कोस्ट वाले रीजन था ना, इनर वाला क्रिएशन, तो सी पावर पे ज्यादा फोकस मारते थे। हर्डलैंड ने क्या कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट में बांटा, हर्डलैंड, इनर क्रिएशन, आउटर क्रिएशन। एक हर्डलैंड पार्ट एरिया हो गया, फिर इनर क्रिएशन उसके किनारे वाला, फिर उसके आउटर क्रिएशन। ध्यान दीजिएगा, इसी इनर क्रिएशन में इंडिया का लोकेशन आता है। ठीक, अगर पूछे हर्डलैंड थ्योरी में किसमें आता है इंडिया का लोकेशन, तो इनर क्रिएशन में आता है। वही रिमलैंड थ्योरी पे आते हैं, तो ये भी इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। किसको? रिमलैंड, जो किनारे वाला इनर क्रिएशन था उसको 3 भागों में बांटा, यूरोपियन कोस्टल लैंड, अरब मिडल ईस्टर्न डेजर्ट लैंड और एशियाटिक मानसून लैंड। आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो रीजन था इनर क्रिएशन वाला, इसी को इन्होंने 3 भागों में बांटा। इधर इन्होंने कहा यूरोपियन ईस्टर्न हो गया, फिर आपका अरब वाला डेजर्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है, डेजर्ट वाला, फिर आपका मानसून वाला रीजन हो गया। तो इसी को इन्होंने 3 भागों में बांटा कि यूरोपियन कोस्टल लैंड हो गया, जो यूरोप का हो गया, फिर उसके बाद अरब मिडल ईस्टर्न डेजर्ट लैंड, फिर एशियाटिक मानसून लैंड। ध्यान देखिए, इसी एशियाटिक मानसून लैंड में आपका इंडिया और चाइना का लोकेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हर्डलैंड थ्योरी जो थी फोकस थी यूरेशिया पे जो राज करेगा वह कहते हैं कि वर्ल्ड पे राज करेगा, ऐसी इनकी बात थी। और वही रिमलैंड जो थ्योरी थी वो फोकस था रिमलैंड, जो परिधि स्थल तक ईस्टर्न क्रिएशन वाला, इनर क्रिएशन वाला, उस पर इन्होंने फोकस मारा था। इसके बाद हर्डलैंड से संबंधित अदर कॉन्सेप्ट जो है उसमें थे, देखिए मेनिंग का कॉन्सेप्ट था। 1956 में DW मेनिंग ने हर्डलैंड एंड रिमलैंड इन यूरेशिया हिस्ट्री बुक लिखी। ठीक, इसमें इन्होंने क्या कहते हैं इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा था, एक कॉन्टिनेंटल रिमलैंड और एक मैरीन टाइम। कॉन्टिनेंटल मतलब जो स्थल वाला रीजन था उसको रिमलैंड माना था, और मैरीन टाइम जो लैंड मतलब कि वाटर के रिलेटेड था। आते हैं उसके बाद होशियन का कॉन्सेप्ट भी था, DJM होशियन ने ए न्यू सोवियत हर्डलैंड 1964 में इनकी बुक थी। ठीक, उसी पे था। इसके बाद जो इनकी थ्योरी आती है, इसके बाद शेवस्की की थ्योरी आती है। शेवस्की का भी आता था जो कि एयर पावर पे था। ठीक है, AP शेवस्की ने एयर पावर पे दिया था, की टू द सर्वाइवल 1985। ध्यान दीजिएगा, अब हम एयर पावर को समझने की कोशिश करते हैं। एयर पावर जो था लेजेंडर पी शेवस्की का था, इनकी बुक थी। पहली थी विक्ट्री थ्रू द एयर पावर, एयर पावर द्वारा आप विक्ट्री को जीत सकते हैं। ठीक है, 1942 में। उसके बाद आया एयर पावर की टू द सर्वाइवल, मतलब एयर पावर कुंजी है सर्वाइवल के लिए, 1950 में आती है। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके HB कोहेन का जियोस्टेटिक रीजन था। जियोस्टेटिक रीजन मतलब भू सामरिक प्रदेश। इनकी बुक थी जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, 1963 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही है HB कोहेन जिन्होंने जियोस्टेटिक रीजन में दिया था, मतलब कोहेन का प्रतिपादित भू सामरिक प्रदेश था, जो कि 10 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये आपका इनका लैंड है, देखिए ये 10 भागों में। हर्डलैंड बताया फर्स्ट वाले को, हर्डलैंड का हर्डलैंड पूर्वी यूरोप, फिर पूर्वी एशिया, फिर दक्षिणी एशिया, मध्य यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, तटवर्ती एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके इन्होंने क्या कहते हैं कि 10 भागों में इन्होंने बांटा था। ठीक, ये कोहेन द्वारा प्रतिपादित भू सामरिक था, मतलब कि कह सकते हैं कि जियोस्टेटिक रीजन था। ठीक, जियोस्टेटिक एंड जियोपॉलिटिकल रीजन HB कोहेन का था। ठीक, उसके बाद आपका आता है क्रश प्रेशर जोन। क्रश प्रेशर जोन मतलब कहने का अर्थ हुआ ये फ्रेग्रीव का था। इनकी बुक थी जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पावर, 1950 में। ये कहते थे कि जैसे आपके हर्डलैंड थ्योरी में नहीं था कि हर्डलैंड था, फिर इनर क्रिएशन था, फिर आउटर क्रिएशन था। इन्होंने कहा जो इनर क्रिएशन वाला रीजन होता है वो ट्रांजिशनल होता है, वो दबाव का अनुभव करता है। कहने का मतलब कि इधर से हर्डलैंड भी दबा रहा है, उधर ओशियन क्रिएशन मतलब आउटर क्रिएशन वाला भी दबा रहा है। तो इनर क्रिएशन कह सकते हैं ट्रांजिशनल वाला दबाव अनुभव करता है, ये बात करते थे। तो इन सभी थ्योरियों की अगर हम समीक्षा करें तो A.T. महान ने सामुद्रिक मतलब कि ओशियन को ज्यादा महत्व माना, सामुद्रिक सर्वाधिक महत्व दिया, क्योंकि वह नेवी ऑफिसर थे ना, इसलिए यूएसए के, इसलिए उन्होंने समिति को ज्यादा महत्व दिया। वहीं मैकेंडर ने कह सकते हैं कि समुद्री आक्रामकताओं की दृष्टि से हार्डलैंड को ज्यादा सर्वाधिक सुरक्षित एवं शक्तिशाली क्षेत्र कहा, क्योंकि वो सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो स्पाइकमैन ने थे वो रिमलैंड को सामरिकता की दृष्टि से हार्डलैंड की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। जो रिमलैंड इनर क्रिएशन वाला रीजन था उसको ज्यादा कहते थे कि हार्डलैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, वहीं मेनिंग तथा होशियन ने हार्डलैंड के विस्तार एवं स्थिति में परिवर्तन प्रस्तुत किए, और शेवस्की ने एयर पावर दिया, शेवस्की का थी। फिर उसके बाद आपके आते हैं कोहेन जी, जो कि जियोस्टेटिक रीजन दिए थे, 10 का कहते हैं कि वर्ल्ड में डिवाइड किए थे। इनकी बुक थी जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइडेड द वर्ल्ड, 10 भागों में इन्होंने बांटा था। इनकी ये है।